बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। उकाड़ा में सगे भाई ने 3 नौजवान बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो वालिदैन मुकदमा दर्ज करवाने को क्यों तैयार नहीं हैं? ताहाल मुलजिम मफरूर है। कराची से मुलजिम किस लिए आया था? कत्ल करने की वजूहात क्या हैं? वालिदैन क्या छुपा रहे हैं? इसका एक मुकदमा दर्ज किया गया है, वो किसकी मुद्दियत में दर्ज किया गया है और आगे चल के इस केस के हवाले से क्या होगा, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे कत्ल कर दिया जाता है और बाद में उसे ऑनर किलिंग का नाम दे दिया जाता है। कुछ ऐसा ही उकाड़ा में वाकया पेश आया और गुज़श्ता रोज जब ये तीनों बहनें अपने कमरे में मौजूद होती हैं, भाई इस कमरे में दाखिल होता है, दरवाजा बंद करता है और तीनों बहनों को गोलियों से छलनी कर देता है और तब तक दरवाजा नहीं खोलता जब तक उसे ये यकीन नहीं हो जाता कि इनकी डेथ हो चुकी है। इनमें से एक बहन जब देखा जाता है तो उसकी सांसें बहाल होती हैं, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो भी चंद घंटों बाद खालके हकीकी से जा मिली। इस वक्त जो इस लड़के के वालिदैन हैं वो कहते हैं कि वो किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हालांकि जो अहले इलाका हैं उनका यही कहना है इन लड़कियों के बारे में कि उनका ना तो कोई करैक्टर ऐसा था, ना वो ऐसे काम करती थी कि जिससे कोई अहले इलाका में किसी को पता हो या किसी से उनके तल्लुकात थे। इस तरह का कोई मामला नहीं था। फिर आखिर ऐसा मामला क्या था? इस हवाले से इनके एक करीबी अजीज हैं, वो क्या बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़के ने अपनी 3 बहनों को कत्ल कर दिया। तो ये जो वाकया है ये पेश आता है उकाड़ा में। थाना ए डिवीजन की हदूद है, उकाड़ा की शादमान कॉलोनी है। वहां के ये रहायशी हैं। लियाकत अली रिक्शा ड्राइवर है जिसके ये 7 टोटल बच्चे हैं, यानी कि 5 बेटियां और 2 बेटे। 5 बेटियों में से 2 बेटियों की शादियां हो चुकी थी और ये 3 बहनें अनमैरिड थी। 2 इनके भाई हैं और जो दोनों भाई हैं ये भी काम वगैरह करते थे। इनमें से एक जो इनका भाई अदील था जिसने ये कत्ल किए हैं, जो कातिल है, ये बेसिकली 1 साल पहले कराची चला गया था। अब उसके बारे में बताया जाता है कि 1 साल पहले भी घर में बहुत ज्यादा झगड़े हुए थे। इन 3 बहनों के साथ अदील की नहीं बनती थी। बहनों के साथ बात बात पे तकरार करना, उन पे सख्ती करना और उन पे कड़ी नजर रखना, इस वजह से घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे, जिसकी वजह से अदील के वालिदैन ने फैसला किया कि उसे कराची भेज दिया जाए। क्योंकि अदील की एक बड़ी बहन हीरा की शादी कराची में हुई थी, सो अदील को 1 साल पहले कराची भेज दिया जाता है कि वो वहां पे कोई काम वगैरह करे और वहीं पे अपनी बहन के पास रहे। जैसे ही रमजानुल मुबारक का इख्तिताम होने को होता है तो अदील और उसकी बहन हीरा दोनों ही फैसला करते हैं कि वो ईद का जो त्योहार है अपने वालिदैन और बहनों के साथ मनाएंगे। जिस दिन लास्ट रोजा होता है ये लोग पहुंच जाते हैं कराची से उकाड़ा। ईद गुजारने के बाद इनका प्लान होता है कि 1 हफ्ता ये मजीद उकाड़ा में रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलेंगे और फिर ये वापस चले जाएंगे। 2 अप्रैल को इनकी वापसी होती है, यानी कि इन्होंने अपनी टिकट जो ट्रेन की है वो ले रखी होती है और अपनी मुकम्मल तैयारी कर चुके होते हैं कि अब इन्होंने 2 तारीख को वापस चले जाना है। लेकिन 2 तारीख को वापस जाने की बजाय अदील सुबह उठता है और उसकी वालदा नाश्ता बना के देती हैं। वहीं पे वालदा भी शिकायत करती हैं कि जो ये 3 बेटियां हैं उनकी, ये हर वक्त मोबाइल में बिजी रहती हैं। उन्होंने, अब बताया ये जाता है कि मोबाइल बहनों ने रखे हुए थे, लेकिन घर के बहुत से लोगों को मोबाइल्स के बारे में पता नहीं था। यानी वालदा के इल्म में था, लेकिन जो अदील है या कराची से बहन आई थी और एक बहन उकाड़ा से आई थी, उनके इल्म में भी नहीं था। चूंकि वालदा उन बच्चियों के साथ घर में रहती थी, तो उन्होंने ये शिकायत की अपने बेटे अदील से और अपनी बड़ी बेटियों से कि इन्होंने मोबाइल रखे हुए हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, रात को ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती हैं, सुबह को ज्यादातर सोई रहती हैं और मैं ही सारे काम वगैरह निपटाती हूँ। सो उस रोज भी ऐसा हुआ, यानी कि गुज़श्ता रोज 2 तारीख के दिन भी वालदा सुबह 6 बजे उठती हैं, नाश्ता वगैरह बनाती हैं और ये तीनों बहनें सो रही होती हैं। उस वक्त भी वालदा ने शिकायत की कि अब वो सो रही हैं और सारे काम वगैरह जो हैं वो मुझे करने पड़ते हैं।
جس پہ کہ عدیل پہلے ہی تیش میں تھا اور مزید اس کو اس حوالے سے تیش آتا ہے، اور کچھ ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی وہاں کے جو قریبی ان کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں وہ بتاتے ہیں عدیل کو کہ اس کی بہنیں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں اور اپلوڈ کرتی ہیں۔ اس حوالے سے عدیل کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کی بہنوں نے کوئی ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا رکھا ہے یا وہاں پہ کوئی ویڈیوز وغیرہ بنا کے بھی وہ لگاتی ہیں۔ عدیل کو یہ بات جو زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ بہنوں نے چوری موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں اور ٹک ٹاک وغیرہ بناتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس معاملے کو بیٹھ کے بات چیت والدین کرتے یا بیٹیوں کو سمجھاتے یا عدیل اپنی بہنوں کو سمجھاتا یا ان سے موبائل وغیرہ لے لیتے، اس نے پسٹل کا انتظام کیا اور انتظام کرنے کے بعد وہ دوبارہ واپس گھر آتا ہے، یعنی صبح کے ٹائم ناشتہ کرتا ہے، پھر باہر جاتا ہے، دوستوں سے بات چیت کرنے کے بعد پسٹل کا انتظام کر کے گھر آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اس کمرے میں، صبح 10:30 بجے کے قریب اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پہ تینوں بہنیں سو رہی ہوتی ہیں۔ کمرے میں داخل ہو کر عدیل اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے، یعنی لاک کر لیتا ہے، اور تینوں بہنوں سے بات کرتا ہے کہ اب وہ ان کو نہیں چھوڑے گا جو انہوں نے موبائل فون یا اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں، ٹک ٹاک بناتی ہیں، جس پہ کہ تینوں بہنیں منت سماجت کرنے لگتی ہیں اور معافیاں مانگنے لگتی ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتی اور نہ ہی وہ کچھ غلط کریں گی، لیکن عدیل اپنی بہنوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے، یعنی کہ پورا پسٹل ہی خالی ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ گولیاں بہنوں پہ برساتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اسے یقین ہوتا ہے، کیونکہ اتنی چیخو پکار ہوتی ہے کہ جو ہمسایوں کے گھر ہیں وہ لوگ اور اسی طرح جو والدین نیچے موجود ہوتے ہیں وہ سب کے سب اوپر کی طرف بھاگتے ہیں کہ اوپر سے چیخو پکار اور گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود 10 منٹ بعد دروازہ کھولا گیا عدیل کی طرف سے، جب اسے یقین ہو گیا کہ تینوں بہنوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ کسی نے بھی گھر میں اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے قتل کیے ہیں اور اسے بھاگنے نہ دیا جائے، نہ ہی جو کوئی قریبی رشتہ دار وہاں پہ موجود تھے انہوں نے پکڑا، اور عدیل بآسانی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اور پھر پولیس کو 15 پہ کال کی جاتی ہے، ریسکیو ٹیمیں آتی ہیں، فورنزک کی ٹیمیں آتی ہیں۔ ایک ان میں سے جو بہن ہے اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اسے فوری طور پر قریبی اکاڑا کے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ 2 بہنیں موقع پہ ہی جاں بحق ہو جاتی ہیں، جس میں 22 سالہ بشرا بی بی اور 21 سالہ فضا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اور تیسری بہن جو عشا ہوتی ہے، عشا شدید زخمی ہوتی ہے۔ اسے جب اکاڑا کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے تو وہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے، اس کے بھی بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اسے فوری طور پر ساہیوال ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ عشا کو ساہیوال ہاسپٹل میں شفٹ تو کر دیا جاتا ہے، لیکن چند گھنٹوں بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تینوں بہنوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اب اس کا مقدمہ درج ہونا ہے۔ جیسے ہی والدین سے بات کی جاتی ہے کہ اس کا مقدمہ درج کروانے کے لیے مدعی مقدمہ کے طور پہ والدہ سامنے آئیں گی یا والد، تو دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کے خلاف کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی ہے، جس پہ کہ پولیس کی طرف سے ان کو کافی پریشرائز بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مقدمہ درج کروائیں اور وہ کیوں نہیں کروانا چاہتے، لیکن والدہ نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گی، جبکہ جو والد ہیں وہ چونکہ پولیس نے بھی کافی پریشرائز کیا، انہوں نے بطور مدعی مقدمہ ایک مقدمہ تو درج کروا دیا ہے، لیکن اس مقدمے کے اندر اتنے ابہام ہیں، اتنے سکم ہیں، نہ تو اس میں وجہ موت لکھی گئی، نہ اس میں وجہ انات کو مینشن کیا گیا کہ آخر مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے 3 بہنوں کو بے دردی سے سگے بھائی نے قتل کر دیا۔ والدین اپنے بیٹے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی شریف ہے، اس نے تو کبھی بھی نشے والی چیز استعمال نہیں کی اور نہ ہی اس کا دماغی توازن خراب ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور کراچی میں وہ ناشتے کی دکان پہ کام کرتا ہے، وہ تو وہیں پہ رہتا تھا، وہ عید منانے کے لیے آیا تھا اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ سویا ہوا اٹھا اور اگلے دن پھر اس نے واپس چلے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اوپر گیا اور جا کر کمرہ بند کر کے بہنوں کو قتل کر دیا۔ اور اس حوالے سے والدہ جو ہیں وہ بہت سی چیزیں چھپاتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں کہ کسی طریقے سے
उनका जो कातिल बेटा है जिन्होंने 3 बहनों को कत्ल किया है वो बच जाए। और सबसे ज्यादा इस केस के अंदर जो कमजोर चीज नजर आ रही है, चूंकि मुद्दई मुकदमा अदील का वालिद है, उसको बना दिया गया है और इसमें कत्ल और इकदाम कत्ल की दफात शामिल कर दी गई हैं, यानी 324 और 302 की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अदील के हवाले से कोई चीज इसमें वालिद ने मेंशन नहीं करवाई है और ना ही उन्होंने ये इसमें मेंशन करवाया है कि उन्होंने आंखों से देखा कि ये अदील ने कत्ल किया है। कि उसको फरार करवाने में भी घर के जो लोग हैं, यानी कि वालिदा और वालिद हैं या 2 बड़ी बहनें हैं, उनका भी बताया जाता है कि हाथ है। उन्होंने कहा कि वो फौरी तौर पे वहां से भाग जाए और बाद में इसे ऑनर किलिंग का नाम देकर, यानी गैरत के नाम पे कत्ल का नाम दिया जाएगा। और चूंकि वालिद इसमें मुद्दई मुकदमा है तो अदील को बासानी बचा लिया जाएगा। जो वहां के अहले इलाका हैं उनका ये मुतालबा है कि ये केस जो है सीसीडी के हवाले किया जाए। 3 बेगुनाह लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। तीनों बहनों को कत्ल सिर्फ इस वजह से कर दिया गया, शिकायत ये की गई थी वालदा की तरफ से या बाहर जो कोई दोस्त थे या करीबी रिश्तेदार थे उनकी तरफ से कि ये टिकटॉक बनाती हैं या मोबाइल ज्यादा देखती हैं। उनके करैक्टर के हवाले से अहले इलाका ने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि वो बच्चियां कहीं आती जाती थी या उनका करैक्टर ठीक नहीं था या कोई ऐसी बात थी। इस हवाले से अब घर के अंदर मामले को गैरत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि ये ऑनर किलिंग है, क्योंकि मोस्टली हमारे सामने जो इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें बाप, भाई या कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार मुलविस होता है, तो उस केस में ऑनर किलिंग का नाम शामिल किया जाता है, यानी कि ये तो गैरत के नाम पे कत्ल किया। और फिर मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो केसेस है ऑनर किलिंग की बेस पे होते हैं, उनमें बाआसानी मुल्जमान को निकाल दिया जाता है क्योंकि मुद्दई मुकदमा उसमें कोई अपना ही ब्लड रिलेशन होता है। और इस केस के अंदर भी ऐसा ही है। बुशरा, फिजा और ईशा की दीगर 2 बहनें जो कि बड़ी बहनें हैं और शादीशुदा हैं, जिसमें कि एक हीरा और एक निदा, वो भी दोनों इस हवाले से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इनके घर के तमाम लोगों से बातचीत की और पूछगिछ करने की कोशिश की कि आखिर मसला क्या था जिसकी वजह से 3 बहनों को कत्ल किया गया है, जिसपे के ये लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मास फाए के ये मोबाइल फोन के हवाले से बात आ रही है कि जब उनको कत्ल किया गया तो उस वक्त भी उस कमरे में से मोबाइल फोन भी मिले हैं और हैंड फ्री भी मिली हैं, जो कि पुलिस ने अपनी तहवील में ली हैं चीजें और इनको चेक किया जाएगा इन तमाम चीजों को कि क्या उनमें कोई ऐसा मवाद मौजूद था कि वाकई कोई टिकटॉक वगैरह वीडियोस बनाई जाती थी या कोई टिकटॉक अकाउंट वगैरह भी उन्होंने बना रखा था। अभी तक ऐसी वैसे कोई चीज सामने नहीं आई है टिकटॉक के हवाले से कि वो तीनों बहनें मिलकर कोई टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करती थी। अब ये जो इनका भाई है अदील, उसके किसी ने कान भरे हैं या कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से उसने ये कत्ल तो कर दिया है, लेकिन इस हवाले से कोई चीजें पुलिस का तफ्तीश हुई है उसमें यही बताना है कि कोई टिकटॉक के हवाले से चीजें फिलहाल सामने नहीं आई हैं। मुल्जम अदील अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है और पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं कि उसे फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए और फिर उससे पूछा जाएगा कि आखिर असल मसला क्या हुआ है और ये उसने मर्डर क्यों किए हैं। क्या वो कराची से ही असलहा अपने साथ लेके आया था, यानी कि पिस्टल जो था क्या वो कराची से अपने साथ लाया था और वो इसी नीयत से आया था, क्योंकि इनके करीबी रिश्तेदार का बताना है कि 1 साल पहले भी इन बहन भाइयों की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी और ये अपनी बहनों पे बहुत ज्यादा सख्ती करता था, जिसकी वजह से इसे कराची भेज दिया गया था कि ये अपनी बड़ी बहन के पास चला जाए और वहीं पे काम करे। अब ये 1 साल बाद आया, इसके दिल में कोई वही वाली रंजिश थी या कि अब कोई नई चीजें थी जो कि वालिदैन छुपा रहे हैं। ये तमाम हकाइक तब सामने आएंगे जबकि अदील को अरेस्ट किया जाएगा। इस हवाले से पुलिस मुख्तलिफ टीमें बनाकर मुलजिम को फिलहाल ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। जैसे मुलजिम ट्रेस होगा फर्दर इसकी डिटेल सामने आएगी कि आखिरकार उसने ये इतना बड़ा कदम कैसे उठाया है। और दूसरी तरफ ये जो ऑनर किलिंग की बेस पे इस तरह कत्ल कर दिए जाते हैं और बाद में बासानी मुल्जमान को निकाल लिया जाता है, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे ये इस तरह की इल्जामात लगाकर कत्ल तो हो जाते हैं लेकिन बाद में उनको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। और इस केस में भी यही चीजें नजर आ रही हैं कि वक्ती तौर पे बताया ये जा रहा है कि वो मोबाइल इस्तेमाल करती थी या वो टिकटॉक बनाती थी, लेकिन अभी तक टिकटॉक वीडियोस कोई ऐसी सामने नहीं आई हैं। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।